हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 300 ए। संपत्ति का अधिकार आज जिस रूप में मौजूद है उस पर 20/6/1979 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके माध्यम से मूल अधिकार से हटाया है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर रखा है। जब मूल रूप से हटाया था उस समय 31(1), 31(2) इससे लेके 31(5) तक सबसेक्शन थे, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण 31(2) ही था, इसीलिए 31(2) पर चर्चा सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि कंपनसेशन की बात 31(2) में थी और 31(2) के कारण ही बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा रहे थे और उसी के कारण 31(a), 31(b), 31(c) तक आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ 31(2) पर ही मामला खत्म हो गया था। 31(5) तक 31(1), 2, 3, 4, 5 31(5) तक सब सेक्शन थे, लेकिन चूंकि सबसे महत्वपूर्ण 31(2) ही था, इसीलिए उसकी चर्चा होती रही। अल्टीमेटली 20/6/1979 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिलीट हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट से डिलीट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर आज भी मौजूद है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर जो अनुच्छेद 300 ए में लिखा है वो ठीक वही भाषा है जो पूर्व में अनुच्छेद 31(1) की थी। कोई अंतर नहीं। अब दो बातें क्लियर आ जाती हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः छीना गया है, ऐसी बात तो नहीं, और कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया गया है कि संपत्ति का संरक्षण होना ही चाहिए। अगर यह स्वीकार न किया जाता तो अनुच्छेद 300 ए में शामिल करने की जरूरत, भाई आपने डिलीट किया, डिलीट कर देते, बात खत्म। लेकिन आप ये खूब जानते हैं कि अगर प्राइवेट संपत्ति को संरक्षण नहीं मिलेगा तो कहने में कितनी भी कठोरता लगे, लेकिन यह है एकदम सत्य कि देश की प्रगति हो ही नहीं सकती। ये दूसरों की संपत्ति छीन कर तुम्हें दे दी जाए, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी भी तो छीन कर दूसरों को दी जाएगी। और जरा कल्पना करिए कि सारी संपत्ति आपने कमाई है और बिना किसी प्रतिकर के तुमसे छीन कर किसी और को दे दी जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, जरा इसकी कल्पना करके देखिए। तो ये तो ठीक है, ये दूसरों की संपत्ति छीन कर आपको मिल जाए, इसमें बड़ा मजा आता है। मुफ्तखोरी किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मुफ्तखोरी जब अपने साथ उसी परिणाम को पैदा करेगी तब फिर वो बहुत खराब लगेगी और फिर लोगों के पास काम करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। क्यों करें काम? भाई आदमी काम काम के लिए नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि उसे काम करने में मजा आता है इसलिए वो काम कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। वो काम कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहा है। अगर उसे वो प्राप्त होने की कोई संभावना न हो तो काम करने के लिए काम कोई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि काम करने में मजा आता है इसलिए कर। इवन आप पढ़ाई भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पढ़ने में आपको मजा आता है, नहीं, कतई नहीं आता। आप कल से छोड़ दोगे पढ़ाई। आपको उम्मीद यह है कि अगर पढ़ेंगे
तो सुविधापूर्ण जीवन उपलब्ध होगा, इसलिए पढ़ रहे हैं। जबकि पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति किसी का उद्देश्य नहीं है। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट पर 3 इडियट जैसी फिल्में बनी है कि ज्ञान प्राप्ति ये पढ़ाई का उद्देश्य या सुविधापूर्ण जीवन ये है पढ़ाई का उद्देश्य। तो 99% लोगों का जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्ति नहीं है पढ़ने के पीछे। वो पढ़ भी सिर्फ इसीलिए रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पढ़ाई और सिलेक्शन का परस्पर कोई ताल्लुक है ही नहीं। सिलेक्शन हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि सेलेक्ट वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन पढ़ा जाए सिलेक्शन के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई तो पढ़ने के लिए होती है, लेकिन आप वो भी करना नहीं चाहते, आप वो भी इसलिए नहीं करते कि आपको ज्ञान ये प्राप्त हो जाए। आप ज्ञान प्राप्त करने मात्र से संतुष्ट नहीं हो। हां, सेमिनारों में बड़े बड़े लेक्चर ये जरूर झाड़े जा रहे हैं कि साहब शिक्षा तो मानव को मानव बनाती है। शिक्षा जो वर्तमान में दी जा रही है और जिस भाव के साथ दी जा रही है, जिस भाव के साथ ली जा रही है, वो तो आदमी को लुटेरा बना रही है। वो तो ये सिखा रही कि कैसे दूसरों की गर्दन काट कर आप समस्त संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लो, वो तो ये सिखा रही है। ये तो सिर्फ सेमिनारों तक सीमित बात रह गई है कि शिक्षा सुसंस्कृत बनाती है। किसे बना रही है? आपने देखा किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी को सुसंस्कृत, उसकी सारी संस्कृति सिर्फ दिखाने के लिए। तो अगर आपने संपत्ति को संरक्षण नहीं दिया तो ये डेफिनेट है, ये बिल्कुल तय है कि देश की प्रगति नहीं होने वाली है। ये बिल्कुल तय है। कोई क्यों करेगा? वो कल के करके खड़ा करेगा, आप उसकी एक्वायर कर लेंगे, वो तो 1 भी रुपया देंगे नहीं। ठीक है, तो वो करेगी क्यों? ठीक है, वो भी आराम से बैठेगा। अब खूब एक्वायर करो, सबको दो, तो संपत्ति को संरक्षण तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि संपत्ति को संरक्षण ना दिया जाए। इसलिए 20/6/1979 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मूल अधिकार के तौर पर जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसकी वो स्थिति समाप्त की गई। लेकिन संपत्ति का अधिकार ये समाप्त हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। संपत्ति का अधिकार आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में मौजूद है, और इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है या नहीं, सिवाय इसके कि पहले संपत्ति के अधिकार का वायलेशन होने पर आप सीधे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकते थे, और अब संपत्ति के अधिकार का वायलेशन होने पर आप सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, किंतु उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में आप सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे जा सकते हैं, स्टेट में या फिर किसी न्याय निर्णायक प्राधिकारी ने आपके साथ कुछ ऐसा अन्याय किया हो जिसके कारण से उच्चतम न्यायालय स्वयं उस आदेश से अपील सुनने को राजी हो जाए। यानी ये सारे SLP
उसके अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हां, मूल अधिकारों के वायलेशन का मामला है, आप सीधे वहां जा सकते। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर आया कि आपने फंडामेंटल राइट से उसे हटाया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में रख दिया। तो इससे इतना ही फर्क आया कि अब स्टेट में अगर संपत्ति के अधिकार का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, आपको उच्च न्यायालय जाना होगा, क्योंकि अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार सभी प्रकार के अधिकारों के संबंध में सुनवाई करने को अधिकृत है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो एक ये अंतर जरूर आ गया, वहां से संपत्ति के अधिकार को हटाने के कारण, लेकिन और कोई विशेष अंतर आया, कोई ऐसी स्थिति आ गई हो कि संपत्ति का अधिकार वहां से हटा दिया तो अब किसी की भी संपत्ति स्टेट ले सकता है, ये तो बात आज भी नहीं है। आज भी अनुच्छेद 301 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 301 आज भी यही बोलना कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, और बड़े जोरदार शब्दों में कह रहा है कि विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और वंचित शब्द ये लाए हैं, और वंचित शब्द इसकी व्याख्या खूब हुई थी कि वंचित ये एक बड़ा शब्द है। वंचित शब्द के अंतर्गत अधिग्रहण, ठीक है, और आपका जो उसका संपत्ति की मांग किया जाना, यानी संपत्ति की अध्यपेक्षा किया जाना, रिक्विजिशन, एक्विजिशन, और संपत्ति का अन्य किसी भी ढंग से उसके स्वामी द्वारा उपभोग किए जाने के हक को अपने हाथों में ले लेना है, क्योंकि वंचित एक बड़ा शब्द है। आपने देखा था कि सूची 1 सूची 3 प्रविष्टि संख्या 42 हक दे रही थी स्टेट लेजिस्लेचर को और सेंट्रल लेजिस्लेचर को कि वे संपत्ति का अधिग्रहण और संपत्ति की मांग ये कानून बनाकर कर सकते हैं। और कहा गया था कि ये जो प्रविष्टि संख्या 42 ये एमिनेंट डोमेन यानी प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार जो स्टेट का होता है उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि 3 सूचियों के अंतर्गत विधायी शक्ति संसद को दी गई है या राज्यों की विधायिका को दी गई। 3 सूचियों में अगर विषय दर्ज नहीं है तो उस पर संबंधित विधायिकाओं को विधायन करने की शक्ति नहीं होगी, फिर वो अवशिष्ट विषय समझा जाएगा और तो संसद उस पर विधायन की शक्ति होगी। लेकिन जिन विषयों का समावेश 3 सूचियों में हुआ है उन पर विधायन की शक्ति, इसका बंटवारा 246 के मुताबिक होता है कि केंद्र संघ सूची और संवर्ती सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। लेकिन 246 की भाषा अलग ढंग की है, उसमें पता लगता है कि कब कब राज्य की सूची बना पाएगी कानून, संवर्ती सूची पर कब कब नहीं बना पाएगी, कब कब क्या होगा, सारी चीजें वहां हैं। लेकिन सूची 3 में क्या है, रिक्विजिशन और एक्विजिशन 2। तो सूची संख्या 3 जो है, जो थर्ड सूची है, उसमें जो प्रविष्टि संख्या 42 है वो 2 विषय अपने में शामिल करती है।
रिक्विजिशन, एक्विजिशन, इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं करती। वो कहती केंद्रीय विधायिका को इन दो विषयों पर कानून बनाने की ताकत होगी, लेकिन संपत्ति रिक्विजिशन और एक्विजिशन के अलावा भी स्टेट ले सकता है। ठीक है, वो संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन संपत्ति पर जो आपके अधिकार हैं उनमें से कोई ले रहा है। वो तो संपत्ति के प्रबंध का अधिकार ले लिया, वो तो संपत्ति के उपभोग का अधिकार ये आपसे ले लिया, अधिग्रहण किया ही नहीं। ठीक है, तो जो ये अधिकार उसने लिए हैं, ये अधिकार वो कानून के माध्यम से लेगा, लेकिन ये कानून बनेगा कहां? अवशिष्ट विषयों पर, क्योंकि संसद की जो रेज्यूलेटरी पावर है वहां बनेगा, क्योंकि इन विषयों का जिक्र यहां है ही नहीं। तो जो लिखा गया संपत्ति का मूल अधिकार खत्म करने के बाद, वो लिखा गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि स्टेट चाहे प्रविष्टि संख्या 42 द्वारा प्राप्त शक्ति के आधार पर संपत्ति का अधिग्रहण करे, यह संपत्ति शक्तियों के आधार पर कानून बनाकर रिक्विजिशन और एक्विजिशन के अलावा किसी अन्य तरीके से ग्रहण करे। अगर स्टेट किसी को संपत्ति से वंचित कर रहा है तो वंचन का प्रकार कोई हो, और एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करके स्टेट संपत्ति किसी को भी दे रहा हो, लेकिन ऐसा स्टेट कानून के प्राधिकार से ही कर सकेगा, अन्यथा नहीं, कर ही नहीं सकता। इससे कोई मतलब नहीं है कि स्टेट ने अनुच्छेद 42 प्रविष्टि संख्या 42 इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण किया या उसने किसी भी ढंग से वंचित किया, क्योंकि वंचित करना एक बड़ा शब्द है, इस पर खूब बात हुई है। इसमें केवल अधिग्रहण शामिल नहीं है, इसमें केवल रिक्विजिशन ये शामिल नहीं है। संपत्ति का वंचन तो बहुत तरीके से होता है, और स्टेट अपने पक्ष में आपकी संपत्ति ये ले सकता है, और स्टेट आपकी संपत्ति लेकर किसी और उपयोग में ये भी ले सकता है, लेकिन ये विधि के प्राधिकार से ही होगा। वंचन का कोई प्रकार हो, वंचन का कोई प्रकार। और दूसरी चीज, वंचन के बाद स्टेट कहां रखेगा प्रॉपर्टी, किस यूज में लेगा, इससे भी मतलब नहीं। तो एक बात सीधे सीधे कह दी कि अगर किसी को उसकी संपत्ति से वंचित करना है तो विधि के प्राधिकार से ही आप करेंगे, अन्यथा करेंगे ही नहीं। सीधी सीधी बात आ गई। इसलिए फंडामेंटल राइट से आपने हटा दिया, इसका बहुत प्रभाव हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आज भी आप किसी की प्रॉपर्टी ऐसे ही छीन लेंगे। ठीक है, आप ले ही नहीं सकते। और यहां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के अलावा दो बातें और, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके अनुच्छेद 17 में संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार यह माना गया है। आखिर राज्य का जन्म काहे के लिए हुआ? अगर प्रारंभिक तौर पर देखेंगे तो जीवन और संपत्ति, केवल दो बातें जिनके लिए राज्य की संकल्पना यह अस्तित्व में आई। और हम बार बार कह रहे हैं कि दूसरे की संपत्ति छीनकर आपको मिल जाएगी, इस सपने को देखना ये बड़ी खुशी देता है, लेकिन ये आप पर भी लागू होगा। आपकी भी संपत्ति छीनकर दूसरों को दे दी जाएगी।
और तब ये सपना बड़ा दुख देता है। राज्य डकैत नहीं हो सकता, राज्य लुटेरा नहीं हो सकता, तो राज्य ऐसे कैसे संपत्ति छीन लेगा? संपत्ति को कुछ संरक्षण ये तो मिलना चाहिए। दुनिया की सारी विधिक व्यवस्थाओं में संपत्ति को संरक्षण दिया गया है, और अगर संपत्ति को संरक्षण ही नहीं तो फिर वो राज्य काहे का? वो तो लुटेरों की संस्था है। आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा करेगा, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल, तो हम कार्रवाई करेंगे दांडिक विधि के अंतर्गत, लेकिन हम दूसरे की संपत्ति छीन लेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ये तो नहीं कह सकते। मतलब स्टेट ये तो नहीं कह सकता कि हम अपने नागरिकों की संपत्ति छीनेंगे तो हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, जबकि स्टेट का जन्म ही नागरिकों के जीवन और संपत्ति इसकी रक्षा के लिए हुआ। और अगर नागरिक परस्पर एक दूसरे की संपत्ति छीनेंगे तो हम दांडिक विधि या दंड विधि के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें दंडित करेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते। इसीलिए आपसे कहा गया था कि जो एमिनेंट डोमेन कहा जाता है, जो प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार राज्य का कहा जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य संपत्ति के स्वामी की अनुमति के बिना सार्वजनिक प्रयोजनों से, पब्लिक पर्पज के लिए कंपनसेशन के भुगतान की शर्त पर किसी की भी संपत्ति ले सकता है, यह हिंदुस्तान में भी लागू है और यह राज्य में इनहेरेंट माना गया है। लेकिन इसमें कई बातें हैं। इसमें पहली बात तो यही है कि राज्य अगर सार्वजनिक उद्देश्य से उसे संपत्ति की जरूरत है तो ही लेगा, अगर सार्वजनिक उद्देश्य से उसे संपत्ति की जरूरत नहीं है तो नहीं लेगा। ठीक है ना? तो ही लेगा। इसमें विवक्षित है कि अगर सार्वजनिक उद्देश्य से उसे संपत्ति की जरूरत नहीं है तो नहीं लेगा, और लेगा भी तो कंपनसेशन का भुगतान करेगा, क्योंकि जिसने संपत्ति अर्जित की है, आखिर उसने मेहनत की है, उसे उसके बदले कुछ तो मिलना ही चाहिए, अन्यथा राज्य का मतलब ही क्या बचे। और इसीलिए यूडीएचआर में ह्यूमन राइट के तौर पर संपत्ति को या संपत्ति के अधिकार को माना गया, जो 1789 में पहली बार मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी। पहली बार 1789 में ही हुई, उसी को यूडीएचआर में आगे 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा के तौर पर स्वीकार किया गया। तो उसमें भी संपत्ति के अधिकार के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था थी। और आप यूडीएचआर पर हस्ताक्षर करने वाले देश, तो यूडीएचआर का अनुच्छेद 17, यद्यपि ठीक है कि यूडीएचआर हमारे देश पर बाध्यकारी नहीं, यह भी सही है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्रों पर हमने हस्ताक्षर किए, अगर वे अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र और संधियां हमारे देश में प्रचलित कानून के विरोध में, तब तो जब तक संसद संबंधित कानून देश में नहीं बना देगी, संभवतः अनुच्छेद 253 या 254 में शक्ति मिली हुई है संसद को, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय जो घोषणा पत्र हैं जिन पर वो साइन करेंगे उनको लागू करने के लिए कानून बनाने की। तो जब तक वो कानून नहीं बनाएंगे तब तक हम उन्हें लागू नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र हमारे देश के कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाने वाले हैं तो हम उन्हें लागू करेंगे, और उन्होंने अनुच्छेद 21 के संबंध में कई बार लागू किया भी है। तो जब यूडीएचआर जिस पर हम सिग्नेटरी हैं वो संपत्ति के अधिकार को संरक्षण दे रहा है, और हमारे यहां अनुच्छेद 301 के तौर पर आज भी ये मौजूद ही है कि विधि के प्राधिकार के बिना
आप किसी की संपत्ति नहीं लेंगे। तो फिर आपने फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, इसका बहुत प्रभाव कहां से हो गया? ठीक है ना। आज भी लगभग स्थिति वही है जो आपका 20/6/1979 से पहले थे। बस अंतर इतना आया है कि आप स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको प्रथमतः उच्च न्यायालय जाना होगा, और उच्च न्यायालय आप जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आप प्रस्तुत करेंगे तो सिंगल जज सुनेगा, और सिंगल जज का जो डिसीजन होगा उसकी अपील उसी उच्च न्यायालय के, ठीक है, पीठ के समक्ष, यानी 2 जजों के समक्ष की पीठ के समक्ष यह हो सकेगी, और फिर वहां से जो डिसाइड होगा उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक हो सकेगी। तो ये अंतर जरूर आया है, ठीक है, उसे फंडामेंटल राइट से हटाने पर। लेकिन बाकी अंतर कैसे देख लेंगे? क्योंकि आज भी विधि के प्राधिकार के बिना आप संपत्ति नहीं ले सकते। और चलिए ऐसे कल्पना करिए कि अनुच्छेद 300A भी नहीं है, ऐसे आ जाइए, ठीक है, थोड़ा इस ढंग से भी सोच रहे हैं कि चलो 300A भी नहीं है, क्या तब आप हमारी संपत्ति छीन पाएंगे? तो आपको जब हम अनुच्छेद 256, 255, 200, ठीक है, ये अनुच्छेद बता रहे थे, तब हमने ये कहा था कि कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर सारे काम किए जा सकते, सारे काम, लेकिन नागरिकों के जो विधिक अधिकार है, नागरिकों के जो कानूनी हक में फंडामेंटल राइट और सब प्रकार के हक शामिल हो जाएंगे। नागरिकों के जो अधिकार हैं उन पर कोई विपरीत प्रभाव डालना है, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना है, तो संरक्षण करने वाले काम कार्यपालिकी शक्ति में किए जा सकते हैं। जैसे नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमें पुलिस बल की स्थापना करनी है, तो कार्यपालिकी शक्ति में हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उन्होंने कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत सृजित कर दी है। वो सारा कुछ कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर हो सकता है। कार्यपालिकी शक्ति यानी सरकार अपनी ताकत से सारे काम कर सकती है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। अगर वो नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में काम करना चाहती है तो ये बात आपसे 255, 256, 257, 258 जो बता रहे थे तो खूब बताई थी। लेकिन अगर वो नागरिकों के अधिकारों के विपरीत जाना चाहती है, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ कुछ करना चाहती है, तो वो कानून के मुताबिक ही कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तब सरकार को कानून लाना ही होगा, क्योंकि सरकार का कानून होता नहीं, कानून तो विधायिका का होता है। तो अगर नागरिकों के खिलाफ, नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध सरकार को कुछ करना है तो उसे क्या करना होगा? कानून बनाना होगा, और कानून बनाकर ही वो नागरिकों के अधिकार के विरोध में कोई भी काम कर सकती। तो अगर अनुच्छेद 300A आप हटा भी दें, ठीक है, आप सोच लें ये नहीं है, ठीक है, कि सरकार यानी राज्य, राज्य का कार्यकारी अंग कौन सा है? सरकार। राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति विधि के प्राधिकार से ही लेगा, अन्यथा नहीं। ये शब्द नहीं है, ऐसे मान लीजिए। तो भी सरकार अगर किसी की संपत्ति लेना चाहेगी तो उसे विधि के प्राधिकार से ही लेना होगा, क्योंकि सिद्धांत यह है कि अगर नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ आप कुछ भी करना चाहते हैं
तो आपको कानून की जरूरत पड़ेगी। आप कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते। और जब किसी की संपत्ति आप लेंगे तो उसके सांपत्तिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। संपत्ति लेने का तरीका कोई हो, चाहे एक्विजिशन आप कर रहे हो, चाहे रिक्विजिशन कर रहे हो, और चाहे एक्विजिशन रिक्विजिशन के अलावा संपत्ति अन्य किसी ढंग से ले रहे हो, अर्थात उसका संपत्ति का प्रबंध या संपत्ति के लाभ, ठीक है, ये लेने की व्यवस्था ये आप कर रहे हो। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा कि वंचित करना संपत्ति से ये अलग बात है, और एक्विजिशन अधिग्रहण या संपत्ति की मांग किया जाना ये अलग बात है। एक्विजिशन का अर्थ यह हुआ कि संपत्ति हमने अपने स्वामित्व में ले ली, अब संपत्ति में कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। रिक्विजिशन का मतलब यह हुआ, संपत्ति की मांग करने का मतलब यह हुआ कि आपसे तो ले ली लेकिन हमने नहीं ली, आपसे तो ले ली हमने नहीं ली, किसी और को यह संपत्ति दे दी। और संपत्ति का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था जब अनुच्छेद 19 पढ़ रहे थे कि संपत्ति का अर्थ सांपत्तिक अधिकार, और वे अधिकार जिस विषय वस्तु पर प्रयोग होते हैं और साथ ही साथ उस विषय वस्तु से उत्पन्न होने वाले लाभ, ये सब मिलकर संपत्ति बनते हैं। और ये अलग अलग भी संपत्ति हैं। अगर इनमें से एक को भी लिया जाता है तो संपत्ति से वंचित किया जा रहा है, यद्यपि ये वंचित किए जाने का तरीका रिक्विजिशन और एक्विजिशन का नहीं है, ठीक है ना। रिक्विजिशन और एक्विजिशन यानी अधिग्रहण और अध्यपेक्षा, या अधिग्रहण और मांग, क्योंकि अध्यपेक्षा थोड़ा कठिन शब्द पड़ता है, मांग थोड़ा सामान्य बोलचाल का शब्द है। तो चाहे आप मांग कर रहे हैं चाहे अधिग्रहण कर रहे हैं, अगर संपत्ति से वंचित करने का यह तरीका आपने अपनाया तो इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को कहां मिली है और राज्य की विधायिकाओं को कहां मिली? प्रविष्टि संख्या 42, क्योंकि प्रविष्टि संख्या 42 समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, उस पर दोनों कानून बना सकेंगे। लेकिन इससे इतर यानी अधिग्रहण या फिर अध्यपेक्षा, इसे इस तरीके से संपत्ति लेने की जरूरत विधायिका को नहीं है, तो वो संपत्ति से वंचित अगर व्यक्ति को करना चाहती है तो उसकी ताकत विधायिका को कहां से आएगी? तो वो संसद को आएगी। कहां से? आपका अवशिष्ट विषयों को। और मानिए राज्य को लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अवशिष्ट विषयों पर विधायन की ताकत तो संसद को मिलेगी, ठीक है। तो अगर राज्य की विधायिकाओं को लेना है तो राज्य की जो विधायिकाएं अगर संपत्ति से वंचित करना चाहेंगी रिक्विजिशन और एक्विजिशन के अलावा, तो हम लोग संघ सूची देखेंगे, राज्य सूची देखेंगे, समवर्ती सूची देखेंगे, तो उनमें राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 18 है, ठीक है ना। राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 18 है। जो भूमि, कृषि योग्य भूमि, इसके संबंध में विधायन की ताकत किसे देती है? राज्य की विधायिका को। या आप राज्य सूची में खोजेंगे तो अन्य प्रविष्टियां भी मिलेंगी जिनके आधार पर राज्य की विधायिका को ताकत मिल जाती है विधायन की, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिनके आधार पर कानून बनाने की ताकत उन्हें मिलती है, और कानून बनाकर ही वो किसी की संपत्ति को ले सकते हैं। आज भी कानून के बिना, कानून के प्राधिकार के बिना वो संपत्ति आज भी नहीं ले पाएंगे, और अगर अनुच्छेद 300A न भी हो तो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर वे किसी को उसके अधिकारों के विपरीत कुछ भी करने को मजबूर नहीं कर सकते। यह बात एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल के तौर पर मानी जाती है। और चूंकि संपत्ति से वंचन
ये अधिकारों के विपरीत जाएगा। इसलिए कानून के प्राधिकार से ही ऐसा किया जा सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि कानून के प्राधिकार से ही आप किसी की संपत्ति को उससे ले सकते हैं, तो ये कानून खुद में कैसा होना चाहिए? ठीक है ना? कानून के प्राधिकार से आप किसी से उसकी संपत्ति को ले सकते हैं। ये तो अनुच्छेद 31 वो भी कह रहा था। अनुच्छेद 31(2) कहता था कि जब आप कानून के माध्यम से किसी को वंचित करना चाहेंगे उसकी संपत्ति से, और वंचित करने के विशेष तरीके उन्होंने 31(2) में दे रखे थे कि आप कब्जा लेंगे या अधिग्रहण करेंगे या रिक्विजिशन या एक्विजिशन कुछ भी करेंगे तो आप कंपनसेशन देंगे। ठीक है, ये बात कही थी। तो और वो हटा दिया। आज की डेट पर सिर्फ इतना ही है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं है। तो दो बातें तो क्लियर हो गई कि आप कार्यपालिकी शक्ति के आधार पर किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, आपने मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा भी दिया तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है, सिवाय इसके कि सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, उच्च न्यायालय तो जाया ही जा सकता है। और अगर कानून के बिना आपने किसी की संपत्ति को लिया है तो सीधी बात कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर लिया है। ठीक है, और जब कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर लिया, क्योंकि हर काम तुम किस शक्ति के प्रयोग के आधार पर कर रहे हो ये तुम बताते नहीं हो। सरकार ने किसी की संपत्ति को लिया है और कानून है नहीं, तो माना क्या जाएगा कि सरकार ने कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को लिया, और माना ही क्या जा सकता है। और 3 मुकदमे आप देखेंगे, अपनी किताबों में मिलेंगे आपको। एक विशंबर दयाल, ठीक है, विशंबर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसे करके, एक वजीर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये करके है, एक बिशन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये करके है। तीनों में, ठीक है, तीनों में ये कहा गया है माननीय उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा कि आप बिना कानून के प्राधिकार के किसी की संपत्ति नहीं ले सकते। और ये जो केस क्लास के जिक्र किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि जो लिखा है वो लागू हो रहा है। ठीक है, जो लिखा है वो लागू हो रहा है, इस बात को दर्शित करने के लिए केस लॉ का जिक्र होता है। अदरवाइज कानून केस लॉ निर्मित करता है ऐसा नहीं है। कानून तो यही है जो लिखा है, लेकिन ये वाकई लागू भी हो रहा है, इसका सबूत देने के लिए विभिन्न प्रकार के केस लॉ का जिक्र ये होता है। ठीक है, तो आपका वजीर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो, बिशन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो, या विशंबर दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो, कोई हो, ये अथॉरिटीज इस बात का उदाहरण है कि ये चीज लागू हो रही है जो अनुच्छेद 300A में लिखी गई। इनमें हुआ क्या कि सरकार ने, ठीक है, सरकार कोई केवल मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट होता है ऐसा तो है नहीं। आपको कई बार कहा गया कि सरकार सबसे निचले कर्मचारी से लेकर मुख्यमंत्री तक ये सब सरकार ही है। ठीक है, तो पुलिस सरकार है क्योंकि पुलिस सरकार की एजेंसी है। तो इन मुकदमों में जो विशंबर दयाल का मुकदमा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली लेट डाउन किया कि आप किसी की भी संपत्ति को उसके कब्जे से कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर नहीं लोगे। और संपत्ति, ये आप जानते हैं, संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। संपत्ति का कोई एक प्रकार ये है नहीं। ये भूमि के रूप में, भवन के रूप में, खेत के रूप में, पैसे के रूप में,
किसी भी रूप में हो सकती है। तो उनका किसी की भी संपत्ति आप बिना कानून के प्राधिकार के नहीं लोगे। आपको किसी की अचल संपत्ति कुर्क करनी है, कोई कानून होना चाहिए, वो ये बताए कि किस प्रक्रिया से और किस उद्देश्य से आप संबंधित अचल संपत्ति को कुर्क कर सकते हो। जैसे लैंड लॉज हैं, वो कहते हैं कि भू राजस्व की बकाया अगर हो गई तो उसकी वसूली निम्नांकित तरीकों से की जाएगी। तो भू राजस्व की अगर बकाया हुई है तो उसकी वसूली आप उन्हीं तरीकों से करेंगे। उसके अलावा ये नहीं कि घुस गए घर में और चाहे जो चीज उसकी उठा लाए। वो नो डाउट वो देनदार है, नो डाउट वो देनदार है, लेकिन देनदार से उसकी जो देनदारी है उसकी वसूलियां भी ये कानून के द्वारा बताए गए तरीके से ही होगी। और वो तरीका वहां बताया। बहुत सारे कानून हैं जो ये कहते हैं कि अगर इन कानूनों में बकाया हो गया तो उनकी वसूली, उन बकायों की वसूली कैसे की जाएगी? भू राजस्व की बकाया की भांति। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, जीएसटी है, विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं जिनके संबंध में यह घोषित किया जाता है कि अगर इनकी बकाया हुई तो उनकी वसूली भू राजस्व की बकाया की तरह होगी। मीनिंग दरबाई जो तरीके भू राजस्व की बकाया के लिए उपयोग होते हैं वही तरीके उपयोग होंगे। आप मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। और यह बात अनुच्छेद 300A में लिखी है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने विशंबर दास के केस में लागू किया कि आप मनमाने तरीके से वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति इस पर आप कब्जा ले रहे हो और जब संपत्ति पर कब्जा ले रहे हो तो संपत्ति से वंचित कर रहे हो। और वंचित करने के लिए कानून का प्राधिकार, अगर कानून का प्राधिकार नहीं है तो कार्यपालिकी शक्ति के प्रयोग के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते। जो बिशन चंद का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सरकार ने अपने किराएदारों को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ताकत के आधार पर बेदखल कर दिया। ठीक है, सरकार के किराएदार होते हैं, आपको क्वार्टर अलॉट होते हैं रहने के लिए, आवासीय, ठीक है, और वो आवासीय बंगले आपने खाली नहीं किए, सारे लोग नहीं करते। और बाद में जब सरकार खाली कराती है तो ऐसे अपने को बोझ करते हैं जैसे पीड़ित। ठीक है, ये नाटक चलता ही है देश में। लेकिन सरकार से अपेक्षा ही है, इसके सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिशन चंद स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, मे भी सुप्रीम कोर्ट ही है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक जो रूल ऑफ लॉ, जहां कानून का शासन है, वहां यह तरीका अपनाया नहीं जा सकता कि आप जबरदस्ती उठाकर बेदखल कर दीजिए। नो डाउट यह अनाधिकृत कब्जेदार है, लेकिन ये बदतमीज है तो आप थोड़ी हो जाएंगे। आपको तो कानून की मर्यादा का पालन करना चाहिए। और जब तक कोई कानून नहीं है तब तक आप इन्हें नहीं निकाल सकते। आप कानून की प्रक्रिया से निकालिए। और यही बात प्राइवेट इंडिविजुअल्स के संबंध में हम लोग देखते हैं, ये सारे पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वहां भी सेक्शन 5 है। वो कहता है कि आप किसी संपत्ति के स्वामी हैं, इस नाते आपको अपनी संपत्ति का कब्जा ये किसी भी तरीके से प्राप्त करने का अधिकार ये नहीं बनता। जिसके कब्जे में संपत्ति है उसको विधि की प्रक्रिया, इसी के माध्यम से आप कब्जा हासिल कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 300A में जो लिखा है कि कानून के प्राधिकार से ही, इसके अलावा आप संपत्ति का, ठीक है, अधिग्रहण या अन्य किसी प्रकार से संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। ये पूरी तरह लागू होता है अगर कानून के प्राधिकार के बिना एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, क्योंकि राज्य का कार्यकारी अंग सरकार ही है, इसलिए राज्य कुछ करेगा तो सरकार ही कुछ करेगी। अगर सरकार किसी को उसकी संपत्ति से वंचित करता है, कानून करती है कानून के प्राधिकार के बिना, तो अनुच्छेद 300A के आधार पर सरकार को रोका जाता है और उनके कृत्य को
असंवैधानिक ये घोषित किया जाता है और वे वैसा नहीं कर पाते। और हमने आपसे ये भी कहा कि अगर 300A न भी हो तो भी स्थिति यही रहेगी, क्योंकि तब वो सिद्धांत लागू होगा कि सरकार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नागरिकों के अधिकारों को प्रतिकूल तौर पर प्रभावित करने के लिए नहीं कर सकती। वो नागरिकों के अधिकारों से संगत या नागरिकों के अधिकारों को और ज्यादा संरक्षण देने के लिए अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकती है, किंतु उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने के लिए ऐसा नहीं कर सकती। अब सवाल यह उठता है कि कानून की प्रक्रिया से सरकार किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती है, तो कानून की दो व्याख्याएं संभव है। एक कानून की वो व्याख्या है जो कानून को सिर्फ अधिनियमित विधि तक सीमित रखती है, जो व्याख्या कहां आई थी, AK गोपालन में, ठीक है ना, कि कानून मतलब इनेक्टेड लॉ, ठीक है, कानून मतलब इनेक्टेड लॉ। जो उस विधायी प्रक्रिया से, जो विधायी प्रक्रिया देश की व्यवस्था में कानून के निर्माण के लिए स्वीकार की गई है, उस विधायी प्रक्रिया से जो कुछ बनकर आया उसे कानून कहते हैं। एक डेफिनेशन कानून की यह हो सकती है, और कानून की ये जो डेफिनेशन है इसे लैटिन में क्या बोलते हैं, लेक्स, इसे लेक्स कहते हैं। कई बार आपसे प्री में पूछ दिया जाता है कि लेक्स इसका अर्थ क्या है और जस इसका अर्थ क्या है। तो लेक्स का अर्थ होता है अधिनियमित विधि, इनेक्टेड लॉ, और जस का अर्थ होता है सुविधि, यानी विधि जैसी होनी चाहिए। तो कानून के दो स्वरूप हमारे सामने हैं, उसका एक लेक्स का स्वरूप है और उसका एक जस का स्वरूप है। लेक्स इस रूप में अगर कानून हमारे समक्ष है तो फिर वो सिर्फ इनेक्टेड लॉ के स्वरूप में होता है। वो अगर जस नहीं भी है तो भी उसे कानून माना जाएगा लेक्स की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि वो उस व्यवस्था से, उस तरीके से बनकर आया है जो तरीका कानून बनाने के लिए संबंधित विधिक व्यवस्था में स्वीकार हुआ है। और जस कानून का ये प्रारूप है जो ये कहता है कि सिर्फ कानून का अधिनियमन या उसे वैधता नहीं दे सकता, क्योंकि हर चीज किसी विशेष गुण के कारण उस चीज के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। ठीक है, तर्क ये दिया जाता है कि मिठाई जब तक मीठी ना हो मिठाई नहीं कहलाएगी। आप किसी का नाम मिठाई रख दोगे, यह मिठाई बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से किसी चीज को गुजार दोगे और उसमें मिठास न हो और फिर हम उसे मिठाई कहें, यह बात स्वीकार नहीं हो सकती। प्रक्रिया किसी में वो गुणधर्म पैदा नहीं कर सकती जो गुणधर्म किसी भी चीज की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रक्रिया उन गुणधर्मों को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, तो अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो कानून बनाने का अर्थ यह हुआ कि आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो समाज में निष्पक्षता पूर्वक, ठीक है ना, जो समाज में निष्पक्षता के साथ उस स्थिति को उत्पन्न कर सकता है जिस स्थिति को होना चाहिए, अर्थात जो निष्पक्षता के साथ न्याय सुनिश्चित कर सकता है। आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, अगर आप कानून बनाना चाहते हैं यह आप कह रहे हो तो, और जो निष्पक्षता के साथ वो कर सके समाज में जिसे होना चाहिए, तो उस बात को, उस तरीके को, उस प्रक्रिया को आवश्यक रूप से युक्ति संगत होना ही चाहिए। अगर वो युक्ति संगत नहीं है तो वो उस स्थिति को पैदा ही नहीं कर सकती
जिस स्थिति को समाज में होना चाहिए। इसीलिए एक लाइन में यह कहा जाता है कि कानून की जो फंडामेंटल विशेषता है, कानून की जो मूलभूत विशेषता है, वो मूलभूत विशेषता यह है कि वो आवश्यक तौर पर युक्तिसंगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ये होता है। ठीक है ना, यानी जस्ट, फेयर और रीजनेबल होता है। तो कानून की एक डेफिनेशन ये है कि कानून को आवश्यक रूप से जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। और कानून की एक डेफिनेशन ये है कि कानून मतलब अधिनियमित विधि, वो एक प्रक्रिया से अधिनियमित होनी चाहिए, बस सफिशिएंट है, काफी है। भले ही वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है। अब एक समस्या और है, तीनों बातों को एक साथ समझ लेंगे तब बात आगे करने में आसानी होगी। हमने हिंदुस्तान में लिखित संविधान अपनाया है और हम ऐसा दावा करते हैं कि हमारे यहां विधायन की संपूर्ण ताकत संविधान से ही निकलती है। हमारे यहां न्याय निर्णयन की संपूर्ण ताकत, ठीक है, ये संविधान से पैदा होती है। हमारे यहां कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग की संपूर्ण ताकत ये संविधान से आएगी। तो सवाल ये है कि कानून जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ये बात हमारे संविधान में जहां जहां लिखी है, ठीक है ना, जहां जहां लिखी है, उसी के आधार पर हम हिंदुस्तान में ये स्वीकार करेंगे कि हमारे यहां ये कहा गया है कि कानून जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे संविधान में जहां जहां यह लिखा है कि कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, वो किसी कारण से किसी कानून पर लागू नहीं होता, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में उस कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस कानून के संबंध में हमारे संविधान के वे उपबंध जो कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल बनाते हैं लागू नहीं होते, ऐसे कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने की कोई जरूरत नहीं, ये भी कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कानून के दो स्वरूप, एक जस्ट, फेयर, रीजनेबल का, एक इनेक्टेड लॉ का। लेकिन चूंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपनाया और हमारा ऐसा दावा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ही हमारे देश की व्यवस्था चलेगी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो उपबंध कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल बनाने की व्यवस्था करते हैं, वे उपबंध किसी कानून के संबंध में यदि लागू न हो, कोई ऐसी पोजीशन हो, कोई ऐसी स्थिति हो कि एक कानून हो और उस कानून के संबंध में वे उपबंध जो कानून के जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने की अपेक्षा करते हैं वे लागू न हो, तो वो कानून अगर जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। एक तर्क यह भी हो सकता है, ठीक है ना, एक तर्क यह भी हो सकता है, और एक तर्क यह भी हो सकता है कि भले ही आपके उपबंध किसी चीज में लागू न हो, किसी कानून के संबंध में लागू न हो, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि हमने अमुक चीज बनाई है, तो अमुक चीज बनाने के संबंध में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तौर पर या सार्वभौमिक तौर पर जिन विशेषताओं के साथ या जिन विशेषताओं को उसमें शामिल करने की अपेक्षा की जाती है, यदि आपने वे शामिल नहीं की तो ये कैसे माना जा सकता है कि आपने वो चीज बनाई है? मतलब आप अपने देश में लिख दें कि हमारे यहां खटाई खट्टी नहीं होगी, तो ये कैसे माना जा सकता है? आपके लिख देने से क्या ये हो जाएगा कि आप खटाई खट्टी नहीं होगी तुम्हारे देश में? ठीक है, आपके लिख देने से तो कुछ नहीं होता। अगर आप कानून बना रहे तो वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना ही चाहिए।
एक बात यह भी हो सकती है, ठीक है ना, 4 तर्क हो सकते हैं, क्योंकि यहां कह रहा है कि आप कानून के प्राधिकार से ही संपत्ति लेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो कानून, इसकी क्या व्याख्या होगी, ठीक है। तो एक तो हो सकती इनेक्टेड लॉ। इनेक्टेड लॉ अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? 1951 में ही AK गोपालन डिसाइड हो गया, ठीक है ना। नो डाउट AK गोपालन में इनेक्टेड लॉ को ही लॉ माना, लेकिन मेनका गांधी आते आते इस देश में भी यह स्वीकार हुआ कि इनेक्टेड लॉ ये कम से कम कानून की परिभाषा नहीं हो सकती। कानून की परिभाषा हमें इसी रूप में करनी पड़ेगी, जस्ट फेयर और रीजनेबल, यानी कानून लेक्स के रूप में नहीं हो सकता, या कानून को लेक्स के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, कानून को जस्ट के तौर पर ही स्वीकार करना होगा। ये तो हमने मेनका गांधी में माना। लेकिन एक समस्या यह है कि जो मेनका गांधी डिसाइड हुआ वो अनुच्छेद 21 के संदर्भों में डिसाइड हुआ, ठीक है ना। और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इससे संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में कानून की, ठीक है ना। तो संदर्भ बदलने के कारण, ठीक है ना, संदर्भ बदलने के कारण चीजों के अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है ना। यह हम जानते हैं कि सिर्फ संदर्भ बदल जाए तो चीजों के अर्थ बदलते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या होनी चाहिए। जब तक संदर्भ सहित व्याख्या ये नहीं होती तब तक जो कुछ कहा गया है उसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ठीक है ना। संदर्भ से काट कर अगर आप व्याख्या करेंगे, ठीक है, तो फिर किसी भी बात की सही व्याख्या नहीं होती। तो संदर्भ जिसके संबंध में यह कहा गया कि लक्ष्य स्वीकार नहीं हो सकता, जैसी स्वीकार होगा वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके संबंध में कही गई बात है, वो संपत्ति के अधिकार के संबंध में कही गई बात नहीं है, ठीक है ना। इसके विरोध में तर्क ये हो सकता है, ठीक है। AK गोपालन में एक बात कही गई कि लक्ष्य स्वरूप कानून का हमारे संविधान में मान्य हुआ। मेनका गांधी आते आते ये बात आ गई कि लक्ष्य का स्वरूप नहीं हो सकता, ठीक है, जिसका स्वरूप यही मान्य है हमारे संविधान में, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है कि जिसका स्वरूप मान्य है, ये जरूर मेनका गांधी ने कहा, लेकिन वो बात संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में नहीं कही गई, वो बात प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में कही गई है। इसलिए उस बात को अनुच्छेद 300A में जिस कानून का जिक्र किया गया है उसके संबंध में लागू नहीं किया जा सकता। यह तर्क भी आ सकता है, ठीक है, यह तर्क भी दिया जा सकता है कि वो तर्क यहां लागू नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, आप सिर्फ इतना कह देंगे कि संदर्भ बदल गया, इसलिए मेनका गांधी उसमें जो कानून की व्याख्या स्वीकार हुई वो 300A के लिए कानून की व्याख्या नहीं मानी जा सकती। ये थोड़ी मजेदार बात नहीं लग रही, ये थोड़ी मजेदार बात नहीं लग रही। सिर्फ हाँ ठीक है कि संदर्भ सहित बात होनी चाहिए और संदर्भ बदले हुए हैं, इसलिए उस व्याख्या को स्वीकार नहीं होना चाहिए संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, ठीक है। ये बात कही तो जा रही है, कही जा भी सकती है, लेकिन ये बात मजेदार नहीं लग रही, ठीक है। तो इसके विरोध में और ये तर्क दिया जा सकता है कि चलो आप ये कह रहे हो कि संदर्भ बदलने के कारण वो लागू नहीं, मेनका गांधी में जो कुछ कहा गया वो 300A के संदर्भ में लागू नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा भी कानून जो बनाया जाएगा हिंदुस्तान में वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 14 से निकल रही है, ठीक है ना भाई, ये बात अनुच्छेद 14 से निकल रही है और क्लियरली खूब स्पष्ट शब्दों में 31A, 31B, 31C, इन्हें अगर हम पढ़ेंगे तो कानून में युक्ति संगतता
उत्पन्न करने वाले जितने आर्टिकल्स हैं वो हिंदुस्तान के संदर्भों में, ठीक है, हिंदुस्तान के संदर्भों में संपत्ति संबंधी विधायन पर लागू ही नहीं हो रहे, ठीक है ना, संपत्ति संबंधी विधायन पर लागू ही नहीं हो रहा है। अब तो बात में दम आ गया कि मेनका गांधी में जो कानून की व्याख्या हुई, उस व्याख्या को आप अनुच्छेद 300A में जिस कानून का उल्लेख हुआ उसके लिए लागू नहीं कर सकते। उसके दो कारण, एक कारण यह है कि मेनका गांधी में संपत्ति के अधिकार की जो व्याख्या हुई, मेनका गांधी में कानून की जो व्याख्या हुई वो व्यक्तिगत स्वातंत्र के संबंध में हुई, ठीक है ना, और व्यक्तिगत स्वातंत्र के संबंध में निश्चित तौर पर कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन यहां हम संपत्ति के अधिकार के संबंध में बात कर रहे हैं, इससे संदर्भ बदल जाने के कारण मेनका गांधी की व्याख्या यहां लागू नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तर्क से आप संतुष्ट नहीं भी हो तो भी दूसरा तर्क हमारा यह है कि हिंदुस्तान के संदर्भों में कानून इसे युक्तिसंगत होना चाहिए, इसे निष्पक्ष होना चाहिए, इसे न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जितने तत्व मौजूद भारत के संविधान में है, उन सबको 31A, 31B और 31C के माध्यम से संपत्ति के अधिकार के संबंध में लागू होने से रोक दिया गया है, ठीक है ना, और स्पेसिफिकली रोका गया है। इसका मतलब यह हुआ कि संपत्ति से वंचित किसी को करना है तो उसके लिए जो कानून है उसे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्तिसंगत होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। यहां कानून का स्वरूप लेक्स का हो सकता है, ठीक है ना, लेक्स का हो सकता है, यानी वैसा हो सकता है जैसा A.K. गोपालन में कहा, ठीक है ना, क्योंकि जितने तत्व कानून में युक्तिसंगतता, निष्पक्षता और न्यायपूर्ण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं, वे सारे के सारे संपत्ति के अधिकार के संबंध में रोके गए, ठीक है ना। मेनका गांधी की व्याख्या कानून की लागू नहीं होगी 301 के संबंध में। इसके लिए ये तर्क दो बड़े जोरदार तरीके से सामने रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन तरीकों के जवाब में एक बात कही जा सकती है कि ये माना ही नहीं जा सकता, ये तो माना ही नहीं जा सकता कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 ही कानून की युक्तिसंगतता का स्रोत है। ये नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि कानून पूरे दुनिया में केवल तभी कानून माना जाता है जब वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। यानी कानून में जस्टनेस, फेयरनेस और रीजनेबलनेस ये किसी अनुच्छेद 14 की मोहताज नहीं है, ये किसी अनुच्छेद 14 की मोहताज नहीं है, ठीक है। अगर आप वाकई, या तो आप कह दीजिए मनमानापन कर, अगर आप विधिक व्यवस्था चला रहे हैं तो विधिक व्यवस्था कानून के मुताबिक चलेगी और कानून को आवश्यक रूप से जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना पड़ेगा। आप अनुच्छेद 14 में ये लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लिख दोगे दिन को कि रात है तो रात हो तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। आपने दिन को दिन लिखा, ये आपकी सत्यनिष्ठा का प्रतीक हो सकता है। आपने दिन को दिन लिखा, ये आपकी समझदारी का प्रतीक हो सकता है। आपने दिन को दिन लिखा, ये आपकी युक्ति संगतता और तर्क संगतता इसका प्रतीक हो सकता है, लेकिन आपके कहने का गुलाम नहीं है, ठीक है ना। दिन का होना, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, ये नहीं है। मुर्गा बांग दे न दे, सूरज निकलेगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 आपका हो न हो,
आप किसी कानून के संबंध में अनुच्छेद 14 का प्रवर्तन रोक दें, इसके कारण आपको कानून नाम से या कानून के रूप में मनमानापन करने की इजाजत मिल जाए, ये कानून के शासन के, ठीक है, जो कानून के शासन की संकल्पना है उसी के खिलाफ बात है। इसलिए अनुच्छेद 14 का प्रवर्तन आप रोक दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप कानून के माध्यम से कोई काम करना चाहते हैं तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि आपको वो काम निष्पक्षता के साथ, युक्ति संगतता के साथ और न्यायपूर्ण तरीके से ही करना होगा, अन्यथा यह माना ही नहीं जा सकता कि आप वो काम कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अब ये 4-5 तर्क उभर कर सामने आ गए, ठीक है ना। इनमें से कुछ तर्क कह रहे हैं कि इनेक्टेड लॉ ये पर्याप्त है अगर किसी की संपत्ति लेना चाहते हैं, और कुछ तर्क कह रहे हैं कि ना, इनेक्टेड लॉ की व्याख्या यहां नहीं हो सकती, यहां कानून की वही व्याख्या स्वीकार होनी चाहिए जो मेनका गांधी में स्वीकार हुई। भले ही मेनका गांधी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मामला था, क्योंकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मामला होते हुए भी कानून, ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक ही हो सकती है, तो चाहे वो संपत्ति के अधिकार के संबंध में हो और चाहे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध अधिकार के संबंध में, कानून की डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड एक ही हो सकती है कि वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना ही चाहिए। और अगर ये व्याख्या हम स्वीकार कर लें तो कंपनसेशन फिर देना पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर उस कानून को तर्कसंगत कैसे कहें। किसी की संपत्ति ले रहे हो और उसे 1 पैसा कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, ये तर्कसंगत कैसे लगेगा। और अगर कंपनसेशन दोगे तो फिर सारी कवायद का अर्थ क्या हुआ, ठीक है ना। 31(2) हटाया और ये सब किया, सारा कुछ किया, उस सब का मतलब ही क्या रहेगा, ठीक है ना। तो इन 2 रास्तों में से कैसे रास्ता निकाला गया है और आज पोजीशन क्या है, कल इस पर बात करेंगे, और कल उम्मीद है कि यह समाप्त हो जाएगा, ईश्वर चाहेगा तो।